इनका जो सोशियोलॉजी में काम रहा है, वो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पे रहा है। सोशल कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, आप लोग बता सकते हैं? सोशल कंस्ट्रक्शन क्या है बताइए। से हम जो सीखते हैं, हमारी संरचना है, उससे जो इम्पैक्ट होता है वही सोशल कंस्ट्रक्शन उसमें बताया है, सोशलाइजेशन। देखिए, जो पहली किताब लिखी है बर्जर ने, उसका नाम है इन्वेंशन टू सोशियोलॉजी, और दूसरी किताब जो उन्होंने लिखी है वो है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी विथ लक्समैन के साथ उन्होंने लिखी है। सोशल कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि एवरीथिंग इज कंस्ट्रक्टेड, है कि नहीं? जैसे कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं, कॉन्सेप्ट भी जो है वो कंस्ट्रक्टेड थिंग है। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कंस्ट्रक्टेड नहीं, एवरीथिंग इज कंस्ट्रक्टेड। तो जब पीटर बर्जर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो मानवीय समाज में जो विकास है, या मानवीय समाज की जो प्रकृति है, या मानवीय समाज को समझने के जो नियम है, और मानवीय समाज को समझने का जो विज्ञान है, ये सब समझा जा सकता है अगर हम ये समझ लें कि मानवीय समाज निर्मित कैसे होता है, मानवीय समाज की प्रकृति को बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पे जो समाज शास्त्र के बारे में उनका ख्याल है कि अगर समाज के कंस्ट्रक्शन को करने वाले कारक को अगर हम चिन्हित कर पाए तो हम समाज के को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, और थॉमस बर्गर ने बताया कि इवन जो सामाजिक परिवर्तन है या राजनीतिक आचरण है, उसको भी जब हम समझते हैं तो उसमें भी हमें कहीं ना कहीं ये जो आधारभूत सिद्धांत उन्होंने बताया उसकी एक महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। अब दूसरी बात यह है कि आखिर बर्गर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें तीन तरीके की बातें हैं। वो कई बार जब सोशियोलॉजी में सवाल पूछते हैं, उनका एक किताब है आधुनिकता से सामना। उसमें उन्होंने जो मॉडर्निटी है उसकी 5 प्रमुख विशेषताओं की चर्चा की। उसमें पहला जो विशेषता उन्होंने मॉडर्निटी का बताया है तो ये है कि सुगठित और सुसंबद्ध समुदायों का कमजोर होना, जो इमाल दुर्खिम भी बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के मद्देनजर। जब भी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की स्थापना होती है, टॉनबी भी बताता है टॉमनी का जिसेल सेफ्ट से जिमेन सेफ्ट का बनना, रूरल सोसाइटी से अर्बन सोसाइटी का बनना। मैक्स वेबर भी कहता है प्री मॉडर्न सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की ओर समाज का बढ़ना। कार्ल मार्क्स भी कहता है फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की ओर समाज का बढ़ना। तो इसमें जितने भी थिंकर हैं सारे लोग कहीं ना कहीं जो हमारा सुगठित और सुसंबद्ध समुदाय था, जैसे आप नातेदारी सिस्टम की बात कर लीजिए, वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ। तो ये एक यूनिवर्सल कैरेक्टर बताते हैं।
दूसरा जो मॉडर्निटी का प्रभाव हुआ वो समाज और ब्यूरोक्रेसी के कार्यक्रमों के प्रति एक सनकपन की हद तक पागलपन, इसको जो बर्जर है। देखो, आपको कई बार यूजीसी नेट में सवाल आ जाते हैं कि मॉडर्निटी को मैक्स वेबर ने भी अच्छा नहीं माना, क्योंकि मॉडर्निटी की जो क्रिटिक है वही समाजशास्त्र की जो अवधारणा का जन्म हुआ है वो एक्चुअली मॉडर्निटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की क्रिटिक की वजह से हुआ है। ठीक है, और जितने भी क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर को आप पढ़ेंगे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को एज ए सोशल रप्चर के रूप में देखते हैं। सोशल रप्चर का मतलब एक ऐसी नई समाज की उत्पत्ति जिसमें बहुत ही संघर्ष है, राइट। देखे होंगे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार तक करोड़ों लोगों की हत्या होती है, और एक मॉडर्निटी का आप फिर बाद में आप बॉमन को पढ़ेंगे, गुडमैन बॉमन को, वो भी कहीं ना कहीं लिक्विड मॉडर्निटी के कॉन्सेप्ट के मद्देनजर मॉडर्निटी को क्रिटिक करता है। तो मैं आपको समझाने का कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो आप सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे, खासकर ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक मॉडर्निटी को लेके एक तरह का जजमेंट रहा है सोशियोलॉजिस्ट के बीच, और उसी जजमेंट को जब आप समझ जाएंगे इवन हेबरमास तक, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगा कि हम क्रिटिकली समाज को कैसे समझें। तो उन्होंने एक ये पीटर बर्जर कहते हैं, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से थिंकर हैं जिन्होंने नौकरशाही मॉडर्निटी को रेखांकित करते हुए नौकरशाही के प्रति सनकपन और पागलपन का भाव प्रदर्शित किया है। ये कई बार यूपी पीजीटी टीचर में पूछा गया है। तो ये है, आप डायरेक्ट जवाब देंगे पीटर बर्जर का। तीसरी महत्वपूर्ण जो बात है जो पीटर बर्जर समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि व्यक्ति और समाज के बीच एक डायलेक्टिकल स्थिति बनना, और इस कॉन्फ्लिक्ट मतलब व्यक्ति और समाज के बीच कॉन्फ्लिक्ट, और इसी कॉन्फ्लिक्ट के वजह से सोशल क्राइसिस पैदा होता है, और इसी कॉन्फ्लिक्ट के वजह से समाज में जो है वो अलगाव, सोशल आइसोलेशन जिसको कहते हैं, सोशल एलिनेशन जिसको कहते हैं, वो होता है। चौथी महत्वपूर्ण बात जो पीटर बर्जर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मानवीय इच्छा को कमजोर बनाने वाली जो स्वतंत्रीकरण की प्रक्रिया का प्रोत्साहन होना, इसको हम कहते हैं राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म। राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म कई सारे सामाजिक सामाजिक जिसको कहते हैं सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का वजह बना है। ठीक है, जो लास्ट बात मॉडर्निटी के परिप्रेक्ष्य में पीटर बर्जर कहते हैं वो है अर्थपूर्ण विश्व के में विश्वास को कमजोर करना, और जो वेस्टर्नाइजेशन है उसको कहते हैं लौकिकीकरण, उस कॉन्सेप्ट का हेजोमनी का बढ़ना। तो कहने का मतलब कि बर्जर ने जितने भी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया आधुनिकीकरण का, वो एक तरह का यूनिवर्सल सिंथेसिस करने का काम किया उन्होंने। कई बार यूजीसी नेट में कुछ किताब डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, कई बार आपको वो बुक जो है नोट्स में भी नहीं मिलेंगे। जैसे इन्वेंशन ऑफ सोशियोलॉजी, ये तो तकरीबन 2 बार पूछी गई है यूजीसी नेट में। फिर उसके बाद सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी,
फिर उसके बाद सेग्रेड कैनोपी, होमलेस माइंड, फेसिंग अप टू मॉडर्निटी, द वार ओवर द फैमिली और द कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशन 1986 में ये किताब लिखी गई। तो ये सारी बुक जो है पीटर बर्जर की एक उपलब्धि है, जहां से हम पीटर बर्जर के सिद्धांत को समझ सकते हैं। उसी तरीके से मुझे लगता है लैपटॉप थोड़ा सा मेरा हैंग हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा आज के जो सब्जेक्ट है आज के जो उससे हम कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थिंकर को एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह का एक थिंकर है जो आपको जिसके सवाल कई बार पूछे जाते हैं, वो है एल्फोर्ट लुइस अल्थुजर। लुइस अल्थुजर भी जो है वो कंटेम्प्रेरी रहे हैं पीटर बर्जर के। लुइस अल्थुजर के बारे में बताऊं तो ये एक फ्रांस के जिसको कहते हैं न्यू मार्क्सिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म, ये दो ऐसा स्कूल है जिसका प्रभाव समाजशास्त्र में 1960 से लेके 1970 के बीच देखा गया है। लुइस अल्थुजर कुछ ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने कार्ल मार्क्स के विचार को रिविजिट किया कि भाई मार्क्स ने जो कहा था कि कैपिटलिज्म के बाद वर्ग संघर्ष होगा और उस वर्ग संघर्ष के प्रक्रिया के वजह से जो समाज में परिवर्तन होगा, तो आखिर वर्किंग क्लास के बीच वो स्पिरिट क्यों नहीं आया, आखिर किस वजह से समाज में वर्किंग क्लास आंदोलित नहीं हुए। तो इसी सब विचार को ध्यान में रखते हुए एक स्कूल की स्थापना हुई जर्मनी में, उसको कहते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल। और खाइमर डायलेक्टिक ऑफ मैटेरियलिज्म मार्क्सिज्म वो लिखते हैं। हॉर्खहाइमर से लेके अल्थुजर और बाद में फिर हैबरमास तक वो देखा गया है वो लक्ष्य कि मार्क्स के कॉन्सेप्ट को रिविजिट करने का प्रयास किया है। तो अल्थुजर वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मार्क्सवाद के विकृति को समझा। आपको पता है, अगर आप 1960 और 1970 के वक्त को देखेंगे तो वो वक्त बहुत ही रसिया का वक्त माना जाता है। लेनिन के बाद स्टालिन का जो क्रियाकलाप था उसने पूरे विश्व को मार्क्सवाद के प्रति जो रुझान पैदा हुई थी उसके ऊपर बहुत बड़ा धक्का दिया। और यह धक्का लगने के बाद, धक्का लगने की क्या वजह से, क्योंकि कार्ल मार्क्स बोलता था कि स्टेट इज नॉट द अल्टीमेट थिंग, राइट। उसने सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म की बात की थी कि कम्युनिज्म आएगा तो समाज में बदलाव आएगा। जो मूल बदलाव जिसकी कल्पना कर रहे हैं कि हर तरह का हायरार्की, हर तरह का विभेद और हर तरह का प्रॉपर्टी खत्म हो जाना। तो स्टेट, जितने भी मार्क्सिस्ट कंट्री है जहां स्टेट आया, तो स्टेट के बाद उन्होंने जो दूसरी कम्युनिज्म का सपना था उसको उसने झोले में डाल दिया, राइट। अब देखिए, स्टेट जितना पावरफुल मार्क्सिस्ट स्टेट बनाया उतना पावरफुल स्टेट कहीं नहीं बन गया, कहीं नहीं बना विश्व में। तो विदरिंग अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ स्टेट, ये आइडिया जो है वो नहीं हो पाया। मतलब उसकी जो
स्टेट के बियॉन्ड, स्टेटलेस सोसाइटी जिसको कहते हैं, वो कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म का एक बहुत बड़ा सपना था। तो वो स्टालिन की जो कार्य पद्धति थी, उसने पूरे विश्व में मार्क्सवाद के प्रति लोगों के आलोचना को बहुत बड़ा नैतिक बल दिया, और काफी सारे लोग स्टालिन के जो काम था उसको एक निंदा करने लगे, और उसके साथ साथ जो है वो जो है मार्क्सवाद की जो संकल्पना थी, जो पूरे विश्व को धीरे धीरे अपने चंगुल में ले रही थी, उससे कहीं ना कहीं लोगों का मोह भंग हुआ। इसी परिस्थिति में मैं आपको ये कॉन्टेक्स्ट इसीलिए बताया हूं क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट के मद्देनजर आप लुइस अल्थुजर के थियरी को समझ सकते हैं। लुइस अल्थुजर, जिसका जन्म आपका अल्जीरिया में हुआ, द्वितीय महायुद्ध में नाजी जर्मनी के वो बंदी रहे, और फिर वो उसकी जो पीड़ा के बाद उन्होंने जो है पेरिस में जाके और फिर वो वहाँ रहने लगे। और आप देखेंगे बहुत ऐसे थिंकर जो जर्मनी से निकलकर शरण लेते हैं फ्रांस में, शरण लेते हैं अमेरिका में, जिसमें लुइस अल्थुजर भी है, जिसमें हॉर्खहाइमर भी है, जिसमें बहुत ऐसे, जिसमें कार्ल मेनहाइम भी है। तो ये जो नाजी का जो प्रकलन हुआ था, आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध में, तो जितने भी जूइश लोग थे उनको भगा दिया गया जर्मनी से, और जितने भी इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, चाहे वो सिगमंड फ्रॉइड हो, चाहे वो चाहे वो आपके कार्ल मेनहाइम हो, ये सब जूइश, अल्थुजर हो, ये सब जूइश थिंकर थे। तो उनको जो है भाग के अमेरिका में शरण मिला। हम अमेरिका की बहुत आलोचना करते हैं कैपिटलिज्म के नाम पे, लेकिन अमेरिका की एक बहुत बड़ी खासियत है कि अमेरिका अपने यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत महत्व देता है। तो ये सारे थिंकर अमेरिका में जाके, जो जर्मन के थिंकर थे, इसमें लुइस अल्थुजर भी है, वो तो फ्रांस में जाके बैठा, और वहाँ, और इसीलिए आप देखोगे उस पे स्ट्रक्चरलिस्ट का प्रभाव है। जितने भी फ्रांस के सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके ऊपर स्ट्रक्चरलिज्म का गहरा प्रभाव होता है। राइट फ्रॉम द आप देखो इमानुएल दुर्खिम से लेके मिशेल फुको तक, आप देखोगे सी लेवी, वो स्ट्रॉस से लेके और अल्थुजर तक, सबके ऊपर स्ट्रक्चरलिज्म का गहरा प्रभाव पड़ता है। ये एक खासियत है फ्रांस की स्कूल की, फ्रांस की सोशियोलॉजी की। तो अल्थुजर ने इतिहास को समझने का एक वैज्ञानिक आधार मार्क्स से वो सीखते हैं, और मार्क्स को वो पढ़ते भी हैं, लेकिन उनका जो अल्थुजर का जो मूल सिद्धांत, वो कहीं ना कहीं मार्क्स के ज्ञान और मार्क्स के चिंतन को के साथ बढ़ता है। और अल्थुजर ने विज्ञान को एक ऐसा सामाजिक व्यवहार के रूप में स्वीकार किया जिसके द्वारा ज्ञान की रचना की जा सकती है, नॉलेज सिस्टम का निर्माण किया जा सकता है। किंतु साथ ही अल्थुजर ने मार्क्सवादी भौतिकवादी परंपरा के इस विचार पर भी बल दिया कि विश्व संबंधी ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से निर्मित ज्ञान को से पूर्व भी स्वतंत्र रूप से वास्तविक संसार रहा है। तो अब
अल्थुजर का सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो विचारधारा को लेके है, जिसको कहते हैं आइडियोलॉजी। मार्क्स ने आइडियोलॉजी को माना सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट, कि भैया आपका जैसा इकोनॉमिक रिलेशन होगा उसी तरह का आपका आइडियोलॉजी होगा। लेकिन अल्थुजर कहता है कि नहीं भाई साहब, ये जो सुपर स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली महत्वपूर्ण चीज है, ये फॉल्स कॉन्शसनेस नहीं है, और ये ऐसी चीज नहीं है जो बेस स्ट्रक्चर के बाद आती है। तो अल्थुजर का सबसे जो पहला क्रिटिक है मार्क्स को लेके वो ये है कि आइडियोलॉजी जो है वो सेंटर का चीज है, और रूलिंग आइडियोलॉजी ही स्टेट, अब आपको बाद में समझाएंगे, स्टेट एपरेटस। तो कहने का मतलब ये है कि विचारधारा के सवाल को अल्थुजर ने मूल वास्तविक विचार के रूप में एक्सेप्ट किया, और फिर आप देखोगे कि उनका धीरे धीरे जो है मार्क्सवाद की जो जड़ सिद्धांत है उसको उन्होंने चैलेंज किया, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के सिद्धांत को उन्होंने चैलेंज किया। तो जो न्यू मार्क्सिज्म का एक कैरेक्टर है वो ये भी है कि उसने हिस्टोरिसिटी को लेके आया। वो धीरे धीरे जो है नैतिकता के सवाल को, मॉरलिटी के सवाल को वो लेके आए। अल्थुजर 1960s में बहुत सारे अवधारणा का निर्माण करते हैं, जिसमें वो प्रोडक्शन संबंधी थियरी को फिर से सोचते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर फिर से विचार करते हैं, उत्पादन के स्वरूपों के प्रकार पर विचार करते हैं, विचारधारा के सवाल को लेते हैं, राज्य के कैरेक्टर को समझते हैं, स्टेट के कैरेक्टर को समझते हैं, और उसने नए तरीके से मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। यानी मार्क्स की अवधारणा का पुनर्व्याख्या अल्थुजर का उद्देश्य है। कैसे? और उसने मानवतावादी दार्शनिकों के द्वारा जो सच्चे मार्क्स की छवि है उसको वो निखारने का प्रयास करते हैं। तो मार्क्स की अल्थुजर के को अगर आपको समझना है तो अल्थुजर को हम 7 पॉइंट, there are 7 important thoughts which will give you a kind of nuanced understanding of Althusser. अल्थुजर ने मार्क्स के हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म का सार तत्व के बारे में बताया दुनिया को। सार तत्व का मतलब कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म का वो क्या है। अल्थुजर ने सबसे पहले, अभी हमने आपको बताया, बेस स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर विषय संबंधित अपनी आलोचना को वो करते हैं। एक कई बार यूपीएससी यूजीसी नेट में सवाल भी आया है कि निम्नलिखित न्यू मार्क्सिज्म के निम्नलिखित में से कौन से अप्रोच हैं। उसमें से पहला अप्रोच ये भी होगा कि बेस स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के सवाल को वो क्रिटिसाइज करता है। मार्क्स के अनुसार जो आर्थिक उत्पादन प्रणाली है जिसके द्वारा ही राजनीति का निर्माण होता है, जिसके द्वारा ही नैतिक आदर्श बनते हैं, जिसके द्वारा ही धर्म का निर्माण होता है, जिसके द्वारा ही विचार का निर्माण होता है, इसमें बहुत सिरे से जो है इस मॉडल को वो स्वीकार नहीं करते।
तो अल्थुजर ने मार्स और एंजल्स की जो पुस्तकें हैं उसकी उसका जो उसके अंदर जो संरचनावादी विचार है उसको भी वो समझाने की कोशिश करते हैं। उसने ये कहा कि मार्स कभी ये नहीं कहते हैं कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक, वो कहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक और राजनीतिक व्यवहारों का एक व्यवस्थित सम्मिश्रण है जिन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। जैसे अगर आप देखेंगे मार्क्स की सामाजिक परिवर्तन के कारक, तो मार्क्स ने कहा कि ऑल द हिटिरिटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, कि सामाजिक परिवर्तन में सिर्फ वर्ग संघर्ष नहीं होता है, सामाजिक परिवर्तन में कुछ और भी तत्व हैं, जैसे आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस। अल्थुजर ने आइडियोलॉजी की विचारधारा की प्रकृति को भी पुनः परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि विचारधारा को एक मिथ्या धारणा नहीं, जैसे पारंपरिक लोग मानते हैं, ये एक वास्तविक कॉन्सेप्ट है, ये एक वास्तविक सामाजिक संबंध, ये एक वास्तविक सामाजिक व्यवहार है। जैसे पेट्रियार्की आइडियोलॉजी है, तो पेट्रियार्की आइडियोलॉजी मार्क्स कहेगा कि ये फ्यूडलिज्म की वजह से पेट्रियार्की है। अल्थुजर कहता है कि चलो भाई फ्यूडलिज्म तो खत्म हो गया, कैपिटलिज्म में भी पेट्रियार्की है, डेमोक्रेटिकल स्टेट में भी पेट्रियार्की है, वेलफेयर स्टेट में भी पेट्रियार्की। इसका मतलब विचारधारा जो कि पेट्रियार्की कहीं ना कहीं वास्तविक सामाजिक संबंध और कहीं ना कहीं वास्तविक सामाजिक व्यवहार को बताता है। अल्थुजर ने सर्वाधिक विशेष योगदान, जिसको कहते हैं आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, वैचारिक राज्य उपकरण की अवधारणा है। अल्थुजर ने बताया कि पूंजीवादी समाजों के अधिक समय तक चलने के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन के ढंगों का पुनर्निर्माण किया जाए, और यह आवश्यकता वैचारिक राज्य उपक्रमों का है। देखो, जैसे कैपिटलिस्ट सिस्टम है, तो कैपिटलिस्ट सिस्टम के आइडियोलॉजी को बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं? जैसे मीडिया, जैसे शिक्षा, जैसे राजनीति। तो जिस तरह का शिक्षा व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की लेजिटिमेसी, जिस तरह का आपका पारिवारिक स्ट्रक्चर है उसमें आपको कैपिटलिज्म की लेजिटिमेसी, जिस तरह का आपका मीडिया है वो मीडिया कैपिटलिज्म के लेजिटिमेसी को आपको बताए। तो कहने का मतलब है कि ये जो स्टेट के जो तंत्र है, इसी तंत्र की वजह से कैपिटलिज्म प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस होता है, रिप्रोडक्शन ऑफ आइडियोलॉजी, राइट। इसके अलावा अल्थुजर ने इतिहास के बारे में यह धारणा कि इसका विकास एक रेखा में एक स्तर से दूसरे स्तर पर क्रमिक रूप से होता है। पारंपरिक मार्क्सवादी इसी धारणा का अनुसरण करते हुए मानते हैं कि मानव जाति जो है वो धीरे धीरे कई स्तरों से गुजरती हुई प्रिमिटिव कम्युनिज्म से, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन से,
फ्यूडलिज्म से सोशलिज्म से कम्युनिज्म तक पहुंचती है। अल्थुजर ने इसे एक ऐतिहासिक विचारधारा मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने इतिहास संबंधी इतिहासवाद विरोधी दृष्टि को उजागर किया, जो उनके अनुसार मार्क्स के बाद के लेखनों में मौजूद है। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो अल्थुजर कार्ल मार्क्स के विचार को एक लिमिटेशन बताते कि उन्होंने कहा कि कंजर्वेटिव मार्क्सिज्म, उनका मानना है कि ये इस तरह से स्टेशनरी ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में नहीं आती, जो कि साबित भी हो गया। सोवियत रशिया का टूटना मार्क्सवाद के सिद्धांत के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अल्थुजर का इतिहास के प्रति अपनाया गया यह दृष्टिकोण कि इतिहास मानव के आत्म विकास का एक प्रक्रिया है। इट इज ए सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस। हिस्ट्री इज ए ह्यूमन सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस। और सामाजिक जीवन में सामाजिक जीवन के जो आधार या फिर स्रोत के रूप में उनका स्वायत्तपूर्ण व्यक्तिगत एजेंसी के विचार को भी स्वीकार किया जा सकता है। व्यक्ति सामाजिक संबंध का स्वयं निर्माण करता है। ये अल्थुजर की विचार की सबसे मूल बात है। उनका जो सेल्फ है वो विचार विप्रश्न की जो सामाजिक प्रक्रिया का एक उपज है, जो स्वयं प्रमुख विचारधारा के रूप में। तो कहने का मतलब कि जो विचारधारा का सवाल है वो एक महत्वपूर्ण सवाल है। विचारधारा से व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी होता है। और अल्थुजर की जो व्यक्तिगत स्वायत्तता की जो स्पष्ट तौर पर विचारधारा का एक रूप है। तो मार्क्सवादी और अमार्क्सवादी दोनों प्रकार के सामाजिक विचारों में ये विचारधारा की जो सवाल है वो बहुत ही गहरा है। अंतिम बात जो अल्थुजर की दृष्टि में बड़े स्तर पर होने वाले जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर वो कहते हैं कि ऐतिहासिक बदलाव जो है वो आकस्मिक हो गए, स्पॉन्टेनियसली आकस्मिक घटना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक आकस्मिक घटना है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक आकस्मिक घटना है। और हमेशा किसी सामाजिक प्रणाली की जो प्रभावित करने वाली जो अनेक विरोधों के जो अंतर्द्वंद उसमें एक बात जो अल्थुजर बताते हैं कि इतिहास का रुख जो है बाद में वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इतिहास का रुख जो है हमारी ओर है। और मार्क्सवादी इतिहासों की जो व्याख्या है इसका कोई स्थान जो है बिना क्रिटिकल एंगेजमेंट के नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि मार्क्स की जो आलोचना है वो दर्शाते हुए, लेकिन उन्होंने कुछ मार्क्स के जो फंडामेंटल्स हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के लोग लेके हो, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी को लेके हो,
या एलिनेशन के कॉन्सेप्ट को लेके हो, देयर आर सो इम्पोर्टेंट concepts which are acceptable, which did not have a kind of totally unacceptance, I would say. तो मार्क्स के जो क्लास का एनालिसिस है, मार्क्स की जो हिस्ट्री का एनालिसिस है, मार्क्स की जो प्रॉपर्टी को लेके एनालिसिस है, उसको एक्सेप्ट करते हुए अल्थुजर ने लिटरेचर के पॉइंट को, फिल्म के पॉइंट को, फिर वो फेमिनिज्म के सवाल को, मानव शास्त्रीय कंसर्न को, इनको भी वो साथ में लेके देखने की जो है वो प्रयास करते हैं। इसलिए आप अगर देखेंगे उनके पूरे के पूरे जो कृत्य है, उसमें आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा कि किस तरह से कार्ल मार्क्स के विचारों के साथ कितना खूबसूरत एंगेजमेंट उनका रहा है। तो इसी बीच इंटरनेट आ गया है, तो हम कोशिश करेंगे पूरा क्वेश्चन आंसर को कर लेने का। तो पीटर बर्जर के सवाल को हम डिस्कस करेंगे पहले। अब बताइए, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। और स्लाइड भी दिख रही होगी। इसमें है कि अरेंज द लॉजिकल ऑर्डर इन विच पीटर बर्जर हैज एक्सप्लेन्ड। पीटर बर्जर ने सोशल ऑर्डर की जब व्याख्या करते हैं तो वो कहते हैं कि सबसे पहले किसी भी समाज का जो निर्माण होता है उसमें हैबिचुअलाइजेशन इज द फर्स्ट थिंग। हैबिचुअलाइजेशन का मतलब कि बहुत सारे क्रियाकलाप जो है आप अनकॉन्शियसली करते हैं, है कि नहीं? जैसे आप कभी ये नहीं बोले होंगे कि माँ, मैं आपको माँ क्यों बोलूं, मैं आपको पिता क्यों ना बोलूं। यानी कुछ जिसको कहते हैं थिंग्स फॉर ग्रांटेड रियलिटी, द इंटरनलाइजेशन ऑफ थिंग्स फॉर ग्रांटेड रियलिटी। तो सबसे पहले हैबिचुअलाइजेशन की उन्होंने बात, फिर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, और फिर लेजिटिमाइजेशन और एक्सटर्नलाइजेशन। थोड़ा सा अगर मैं इनकी बातों को आपको समझाऊं तो एक्चुअली ये समझना हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब हम उनके थियरी को मैं समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का क्या मतलब हो सकता है? आपका क्या इंटेलेक्चुअल गेस कहते हैं? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब ये, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब सबसे पहले टेम्पर्ट पार्सन की जो किताब है आप वहां पढ़ेंगे तो दो तरह का सिस्टम होता है, एक होता है सोशल सिस्टम और एक होता है कल्चरल सिस्टम। तो कल्चरल सिस्टम का सोशल सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे एक आर्टिस्ट है तो उसकी जो पेंटिंग है दैट इज द कल्चरल मैनिफेस्टेशन, और उसकी जो आइडेंटिटी है बीइंग एन आर्टिस्ट वो उसका सोशल आइडेंटिफिकेशन। तो उसके कल्चरल, अब वो पेंटर है क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनलाइज है कि वो पेंटिंग करेगा इसलिए वो पेंटर है, धोबी कपड़ा धोएगा इसीलिए वो धोबी है, राइट? तो जो इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। पीटर बर्जर जो है जब वो सोशल लॉजिकल ऑर्डर में बता रहे हैं सोशल
ऑर्डर कैसे बनता है। तो हैबिचुअलाइजेशन का मतलब सिंपली लिटरल भाषा में आप समझिए कॉमन सेंस का इंटरनलाइजेशन, फिर इंस्टीट्यूशन का बनना, फिर उसका उसमें जब अथॉरिटी आती है उसका एक्सेप्टेंस होता है, और फिर वो एक्सटर्नलाइजेशन। एक्सटर्नलाइजेशन का मतलब दो तरह का प्रोसेस होता है। एक तो एक्सटर्नलाइजेशन, जैसे कोई समाज बनता है, उस समाज की अपनी एक सोशल कैरेक्टर होती है जो जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नलाइज्ड वैल्यू, है ना। तो ये एक ऑर्डर है, तो इसका जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा। पीटर बर्जर को हम समझाएंगे तो एक एक एक्सप्लेन को एक 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 कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे अल्थुजर अभी हमने पढ़ाया था, which of the following category can be placed in Althusser concept of ideological state apparatus? बताइए। एजुकेशन, फैमिली, रिलीजन, स्टेट ब्यूरोक्रेसी, क्या होगा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। बच्चे ये जो स्टेट सर डी ब्यूरोक्रेसी है, ऑप्शन। हाँ, इसकी बात नहीं की हुई थी, इसकी बात अल्थुजर नहीं करता है। सिर्फ एजुकेशन, मीडिया, फैमिली, रिलीजन की वो बात करता है। हालांकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको मैं एक 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 टॉपिक मैं लूंगा ही जिसमें द स्टेट ऑफ आइडियोलॉजिकल एपरेटस के बारे में समझाऊंगा। उसमें रिलीजन है, उसमें एजुकेशन है, लिखने का तो आप लिख भी सकते हैं, उसमें फैमिली है, उसमें लीगल है, उसमें पॉलिटिकल है, उसमें ट्रेड यूनियन है, उसमें कम्युनिकेशन है, जैसे आपका प्रेस, मीडिया, टेलीविजन, उसमें कल्चरल इंडियन स्टेट, सॉरी, आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, जिसमें लिटरेचर, आर्ट, स्पोर्ट हो गया है, यही बात किया हो। तो इसमें आप याद रहेगा, एक है आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस का मतलब कि कैसे, जैसे कैपिटलिस्ट स्टेट है तो वो कैपिटलिस्ट स्टेट बन के कैसे रहता है, क्योंकि उसके पास जो एजेंसी है, एजेंसी का मतलब जो इस स्टेट को बनाता है, जैसे फैमिली इंस्टीट्यूशन, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो वो सब स्टेट एपरेटस है। तो रिलीजियस स्टेट आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस है, जैसे डिफरेंट चर्चेज है। फिर एजुकेशनल आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स हो गए, यूनिवर्सिटी, पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गया। फिर फैमिली स्टेट एपरेटस है, फिर लीगल स्टेट एपरेटस है, फिर पॉलिटिकल स्टेट एपरेटस है, जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, इलेक्शन हो गया। फिर ट्रेड यूनियन भी है, हाँ। फिर आपका द कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया। तो फिर आपका जो है वो क्या कहते हैं, डिफरेंट कल्चरल आइडियोलॉजिकल सिस्टम हो गया, जिसमें लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है। तो बस ध्यान में ये रहे कि क्या नहीं होगा तो स्टेट ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं किया जाता। तो 1, 2 और 3rd, 1, 2 और 3rd सी में उसी ऑप्शन से। अब ये देखिए गार्फिंगर, which of the following method used by Garfinger in his exposition of ethnomethodology? अब देखिए इथनोमेथोलॉजी को जब भी आप पढ़ेंगे तो डॉक्यूमेंट्री मेथड है, द ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स है, द रेसिप्रोसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव है, और इटिकेट की प्रिंसिपल है। इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे जब हम गार्फिंगर को पढ़ें। गार्फिंगर इथनोमेथोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे हम आदिवासी का स्टडी कर रहे हैं, तो आदिवासी को अपने समाज के प्रति अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जो इथनोमेथोलॉजी होती है या इथनोमेथोलॉजिस्ट होते हैं, वो आदिवासी अपने समाज के प्रति किस तरह की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया हुआ है, उसको डिकोड करना उसका पर्पस होता है।
ऐसा ये नहीं कि हम जाके और अपने दिमाग के मद्देनजर, अपने वैल्यूज के मद्देनजर उसके आर्टिकुलेशन करके आ गए। नहीं, जब हम फील्ड में जाएं, जो इकोनॉमिक्स होता है, तो उनको भी अपने समाज की अंडरस्टैंडिंग होती है। उस नॉलेज को कैसे हम डिकोड करें, तो उस नॉलेज को डिकोड करने का यही 4 तरीका है, जिसमें डॉक्यूमेंट्री मेथड है, आप देखते होंगे। दिस इज द वन ऑफ द फेमस ब्रीथिंग एक्सपेरिमेंट, रिट्रोस्पेक्टिव और इटिक्वेट प्रिंसिपल। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। जब हम डार्थिंगर को एक्सप्लेन करेंगे तो उनके इन तीनों कॉन्सेप्ट को भी हम आपको समझाएंगे। हम एक दिन में एक थिंकर को समझाएंगे, तो धीरे धीरे ये सारे क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइसिस आर स्टेटेड बाय जुगल हेबरमास? हेबरमास ने कितने तरह के क्राइसिस के बारे में बताया? बताइए इसका ऑप्शन। इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, लेजिटिमेसी क्राइसिस, रेस्टोरेटिव क्राइसिस। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और लेजिस्लेशन, रैशनल नहीं बताया। ठीक है, सही आपने बताया। इकोनॉमिक क्राइसिस की बात की, पॉलिटिकल क्राइसिस की बात की और लेजिटिमेशन क्राइसिस की बात किया उन्होंने। ठीक है, वो ही सही बताया आपने कि वो रैशनल क्राइसिस की बात की। ठीक है, तो आप जो मैंने बुक अभी सेंड किया है उसमें वो जुगल हेबरमास के को जब आप पढ़ेंगे तो आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ ये लिखा ही हुआ है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर नॉट रिटन बाय एफ गॉफमैन? अब देखिए आ गया ना क्वेश्चन, गॉफमैन ने कौन सी किताबें नहीं लिखी हुई है। पहले गॉफमैन ने कौन कौन सी किताबें लिखी हुई है ना, ये आपको याद रखना है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा किताब गॉफमैन ने लिखा हुआ? सर क्या क्या मतलब समझ नहीं पाया, फिर से पूछिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि मुझे दिख नहीं गॉफमैन रहा। अच्छा ये, नौ। अच्छा इसमें इन्होंने लिखा है रिलेशंस इन पब्लिक, बिहेवियर इन पब्लिक स्पेस, फॉर्म ऑफ टॉक, सोशल बिहेवियर। इसमें से कौन सा किताब गॉफमैन ने नहीं लिखा है? सोशल बिहेवियर, इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स। और बताइए, कोई और ट्राई करना चाहते हैं? अच्छा 3 बुक बताने। गॉफमैन ने सबसे पहले 1, जो, 2, 4। हाँ, गॉफमैन का जो सबसे पहला बुक है वो है कम्युनिटी कंडक्ट इन आइसलैंड कम्युनिटी। आप अगर लिखना चाहते हैं तो वो लिख भी यस। सकते हैं। फिर उन्होंने जो दूसरी किताब लिखी है वो प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये उनकी वन ऑफ द क्लासिक बुक रही है। फिर नेक्स्ट जो बुक उन्होंने लिखा है वो है एसाइलम। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट किताब उन्होंने लिखा है इनकाउंटर्स 1961 में। फिर बिहेवियर इन पब्लिक स्पेस। फिर उन्होंने लिखा है स्टिग्मा। फिर उन्होंने इंटरेक्शनल रिचुअल्स लिखा है। हालांकि इंटरेक्शनल रिचुअल्स की बात कॉलिन साहब किए हुए थे अपने माइक्रो मैथोलॉजी में, लेकिन पूरी की पूरी किताब इन्होंने लिखी इंटरेक्शनल रिचुअल्स के ऊपर। फिर रिलेशन इन पब्लिक, फिर फ्रेम एनालिसिस, फिर जेंडर एडवर्टीजमेंट, और लास्ट में इन्होंने लिखा फॉर्म ऑफ टॉक। ठीक है, तो फिर से जो है वो
कनेक्शन करने लगा है। तो गॉफमैन आपको पता है कि वो कनाडा के थे, और उन्होंने उनका जो टाइम पीरियड है वो 1920 से लेके 1982 तक है। उन्होंने एक 1960s और 1970 में जो माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसको उन्होंने उद्धृत किया, और उन्होंने एक नई मैथोलॉजी समाजशास्त्र को दिया है जिसको हम इथनोमैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिनय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, ठीक है। और उनकी इस विधा में पर जो है कई व्यक्तियों का प्रभाव रहा है, और उसमें आप सबसे पहले जो वो उन्होंने स्कॉटलैंड में जो सेंटलैंड द्वीप समूह के एक द्वीप में अपना एक मुख्य क्षेत्र बनाया, और एक्चुअली कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, जैसे राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 क्वेश्चन लास्ट टाइम इरविन गॉफमैन से था। एक तो ये था कि निम्नलिखित में से कौन से सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो सेटलैंड द्वीप समूह में अध्ययन किए, ठीक है, तो वो आपके गॉफमैन थे। इस अध्ययन के दौरान उन्होंने उस समुदाय की जो है वो बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन किया, और काफी गहनता के साथ उन्होंने, हालांकि उनके ऊपर एक किताब भी लिखी, द प्रोजेक्शन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1959 में। आज भी आप देखेंगे एवरीडे लाइफ का स्टडी अगर आपको करना है, जैसे द स्टडी ऑफ एवरीडे लाइफ इन कोयम्बटूर आदिवासी आदिवासी, तो आपको इथनोमैथोलॉजी, मतलब कहने का मतलब इथनोमैथोलॉजी जो है वो हॉलमार्क हो गया है जो है एवरीडे लाइफ स्टडी करने। तो गॉफमैन ने जो है सामाजिक जीवन का एक विश्लेषण करने के लिए एक नया मैथोलॉजी की से बात किया, जिसको हम इथनोमैथोलॉजी के बारे में जानते हैं। और वे मानते हैं कि जो मनुष्य का जो सामाजिक व्यवहार है वो बहुत कुछ रूप से रंगमंचीय अभिनय से मिलता जुलता है। जैसे आपने पढ़ा ना शेक्सपियर की बात, एवरी मैन इज ए एक्टर। हम सब लोग कुछ ना कुछ रोल मिलता है, और उस रोल में हम काम करते हैं। जैसे कभी, अब जैसे हयात है, तो हयात कभी किसी का दोस्त बनता है, कभी किसी का फ्रेंड बनता है, कभी किसी का भाई बनता है, कभी कभी किसी का चाचा बन जाएगा, है ना। तो इसी तरह वो कई सारे सेल्फ को वो प्रोजेक्ट करते हुए अपने जीवन को जिएगा। इसी गॉफमैन ने इसको प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ कहा है। तो सामाजिक जीवन भी हमारा एक जैसे रंगमंच होता है, उसी तरह का एक रंगमंच में है, और उसकी अपनी अपनी छवि होती है। कभी हम ब्रदर के छवि में होते हैं, और कभी हम भाई के, कभी हम जो है वो फादर के छवि में चले जाते हैं। तो गॉफमैन स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार भूमिका अदा करेगा, और विभिन्न स्थितियों में एक दूसरे के समक्ष अपनी छवि प्रस्तुत करेगा। तो इस इसका अगर आपको समझना है कि हम कैसे रोल को परफॉर्म करते हैं, तो वो आपको प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ जो किताब लिखी है, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, उसमें आपको मिल जाएगा उसका विश्लेषण कि व्यक्ति किस प्रकार अपनी दिन प्रतिदिन की सोशल एक्शन क्रिया को संपादित करते हैं, और क्या क्या सोशल इंटरेक्शन वो करते हैं, वे किस प्रकार सोशल इंटरेक्शन करते हैं। तो उन्होंने जो 2 पुस्तक इथनोमैथोलॉजी को दिया, उसमें
एक कॉन्सेप्ट जो बार बार यूजीसी नेट में पूछ लिया जाता है, स्टिग्मा, जिसको कहते हैं कलंक। कलंक जीवन क्या है, स्टिग्मा किसको कहते हैं? उन्होंने एक टोटल इंस्टीट्यूशन की बात की, जिसको उन्होंने कहा पागल खाना, एसाइलम। एसाइलम का उन्होंने स्टडी किया कि एक मानसिक अस्पताल का अध्ययन कर उन्होंने एक मानसिक बीमार के नैतिक जीवन में को किस तरह से उससे कुरेद के समझने का प्रयास किया। दिस इज वन ऑफ द एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस थियरी एसाइलम। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मेडिकल साइंस सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन में ये किताब बहुत पढ़ाया जाता है। और इसके अलावा कैलकॉट पार्सन का जो बुक है, क्योंकि कैलकॉट पार्सन वाज आल्सो ए डॉक्टर, फिर बाद में वो सोशियोलॉजिस्ट बने। उनका बहुत अच्छा है कि वो बताते हैं कि कैसे इंस्टीट्यूशन ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। फिर गॉफमैन ने कई सारे कंट्रीब्यूशन लिखे इसमें। समाजशास्त्र में गॉफमैन की जो भूमिका है उसको लेके हम एक टॉपिक करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस कोशिश करेंगे कि ये जो आपका दो 1.5 घंटे का हम करेंगे, क्योंकि आज थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इस वजह से मुझे मोबाइल से ही पढ़ाना पड़ा। तो गॉफमैन के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। आप लोग भी पढ़ के आइएगा, और कुछ क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन भी पूछिएगा। तो सर कुछ नए थिंकर्स हैं, उन्हें थोड़ा सा आने की कोशिश कीजिएगा, जो नए आए हुए हैं, जैसे माइकल फोकॉल्ट, जैक दर्दा, एमैनुअल कैस्टेल्स, ये सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी, क्योंकि अब नए नए थिंकर के बारे में ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपके एंटोनियो ग्राम्स्की हो गए, जुगन हैबरमास हो गए, है ना, हास्ले हो गए, मार्टिगस हेडेगर हो गए, हेडगर। और ये सब ऐसे थिंकर हैं जिसका इंडियन सोशियोलॉजी में कुछ ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। उनके जैसे मार्क हॉर्खहाइमर हो गए। इंडियन सोशियोलॉजी में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट उससे ज्यादा एंगेजमेंट नहीं रही है। मिशेल फुकोट को तो बहुत सारे लोग जानने लगे हैं। तो हम जरूर कैलकॉट पार्सन के बाद, फंक्शनलिज्म के बाद जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, जिसमें लियोटार्ड है, जिसमें आपने कहा मैनुअल कास्टल है, उसकी बहुत अच्छी एक किताब है नेटवर्क सोसाइटी और इंफॉर्मेशन एज। फिर पोस्ट जो डैनियल बेल है, जिसका पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। बहुत ऐसे की किताब है जिसको हमें थॉमस कॉन की बारे में मेथोडोलॉजी वाले सेक्शन में बहुत कुछ लोग बात कर लेते हैं। फिर जैसे अर्बन सोशियोलॉजिस्ट आपके हो गए लेजरफील्ड, पॉल एफ लेजरफील्ड, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। डी स्कूलिंग सोसाइटी लिखने वाले जान जाते हैं कि हाँ लीच है, लेकिन लिंच ने और भी बहुत अच्छी किताबें लिखी है। उन्होंने लेवी स्ट्रॉस के ऊपर एक किताब लिखी है, उन्होंने सोशल एंथ्रोपोलॉजी की किताब लिखी है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। ऑसवर्थ लेविस हो गए। फिर आपके कुछ ऐसे किताब हैं जिसको हम लोग कभी पढ़ते भी नहीं है, कुछ थिंकर को, जिसमें सर लेवी स्ट्रास ने ये टैबू वगैरह पे जो लिखा ना ज्यादा। नहीं, लेवी स्ट्रॉस की किनशिप के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बहुत पहली किताब लिखी है, सेवेज माइंड लिखा है, टोटेलिज्म लिखा है, हाँ टोटेलिज्म, द एलिमेंट्री फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप लिखा है। तो लेवी स्ट्रॉस एक मानववादी ऐसे थिंकर है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। किंचित में हमेशा कुछ कोई ना कोई सवाल यूजीसी नेट में होता ही है। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी को लेकर उनका सवाल होता ही है। नातेदारी का जो प्रारंभिक संरचना, जिन्होंने एक किताब लिखी 1969 में, उसके ऊपर
हमेशा कुछ ना कुछ सवाल यूजीसी नेट में आपका मिलेगा ही। मैं ये कह रहा था कि कुछ थिंकर्स हैं, जैसे लेवी स्ट्रॉस को बहुत लोग पढ़ लेते हैं, राल्फ लिप्टन हो गए, आपके लिपसेट हो गए, जिनके ऊपर बहुत कम लोग बात किए हुए हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, मैं लास्ट टाइम जब पीजीटी टीचर को पढ़ा रहा था, तो लिपसेट को हमने पढ़ाया था। लिपसेट ने एग्रेरियन सोशलिज्म की बात की, यूनियन डेमोक्रेसी की बात की है, और उसने एक अपनी प्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्ति, इस राजनीति का सामाजिक आधार, पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, 1960 की बहुत शानदार किताब है। इसके ऊपर बहुत लोग बात नहीं करते हैं, है? तो जैसे आपका रॉबर्ट लॉवी है, उसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं। लुकाच के सवाल को, कार्ल मार्क्स के, अभी हमने बताया ना, कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट को रिविजिट करने वाले सिर्फ अल्थूजर और हॉर्खहाइमर और फ्रैंकफर्ट स्कूल नहीं है, लुकाच भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो लुकाच का जो कॉन्शसनेस का सवाल है, उसको लोग बहुत डिस्कस नहीं करते हैं, है ना? तो बहुत ऐसे थिंकर्स हैं। हालांकि हम डिस्कस करेंगे, एक सेक्शन पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर पढ़ेंगे, जिसमें लियोटार्डो को डिस्कस करेंगे, जिसमें मिशेल फुको को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ और भी क्रिटिकल थिंकर हैं, जैसे हर्बर्ट मार्कुजो, इनके ऊपर बहुत सारे यूजीसी नेट में सवाल आते हैं। और जो इंटरनेट पे वीडियो है, वो बहुत ऐसा वीडियो है जो बिल्कुल चुटका से बनाया गया वीडियो है, नोट से बनाया गया वीडियो। तो लोग उसको देख करके भी 50 बार भी देखे तो भी वो, अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो यूजीसी नेट में बच्चे बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो रॉबर्ट मिशेल के ऊपर हम एक टॉक देंगे, और हर्बर्ट मीड के ऊपर एक मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा लेक्चर बना के डाल दूँ। तो बहुत ऐसे थिंकर हैं, और इंडियन सोशोलॉजी के ऊपर हम एक समर स्कूल करने वाले हैं, जिसमें जितने भी इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे थिंकर को हमने इनवाइट किया है। उसका हमने थोड़ा सा फी रखा है, तकरीबन 700 रुपया, और तकरीबन 1000 क्वेश्चन हमने बनाया है इंडियन सोशोलॉजिस्ट का। तो उसमें बहुत सारे थिंकर्स को हमने इनवाइट किया है, जिसमें प्रोफेसर आनंद हो गए, ओमन सर हो गए, और काफ़ी सारे इमिनेंट सोशोलॉजिस्ट जो इंडिया में है, उनको हमने इनवाइट किया है। तो इंडियन समर स्कूल, इंडियन सोशोलॉजिस्ट के ऊपर हम एक समर स्कूल करने वाले हैं। तो ये है कि ठीक है, हम लोग कुछ कुछ करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है हम कोशिश करेंगे, अगर इंटरनेट की सही हालत हुई तो हम 2 ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। जी सर।